हेलो जी, राम राम जी, गुड इवनिंग। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कुछ फैमिली रीजन के कारण मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिस कारण बच्चों में फ्री बिल्कुल भी नहीं था। तो बच्चों, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ और अब आपको अश्वनी स्टडी पॉइंट पर डेली क्लासेस मिलेगी। और बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है, जो अश्वनी स्टडी पॉइंट है इस पर BSc थर्ड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसका आपको फुल सिलेबस कराया जाएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बच्चों, अब हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। बच्चों, ये हमारी यूनिट नंबर 3 है और बच्चों इसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। और बच्चों इसकी फर्स्ट हेडिंग आज की हमारी वो होती है घूर्णन स्पेक्ट्रम। और बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम। क्या होता है देखो बच्चों, और इसकी फर्स्ट हेडिंग है हमारी दृढ़ घूर्णांक। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पे दृढ़ घूर्णांक की क्या होता है। देखो बच्चों, जब किसी अणु के अंदर, देखो बच्चों ये दो परमाणु है। देखो, जब किसी अणु के अंदर दो परमाणु जो होते हैं वो एक ही दिशा में मोशन करते हैं। देखो बच्चों, ये वाला तो ऐसे मोशन कर रहा है, ये वाला कैसे कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये भी ऐसे मोशन कर रहा है और ये वाला भी ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो डेफिनेशन, जब किसी अणु के अंदर दो परमाणु एक ही दिशा में मोशन करते हैं, ठीक है, यानी कि उस अणु के गुरुत्वा केंद्र के चारों ओर मोशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे ऐसे अणु क्या कहते हैं बच्चों, हम ऐसे अणु कहते हैं हम दृढ़ घूर्णांक अणु। ठीक है बच्चों, ऐसे अणु को हम कहते हैं दृढ़ घूर्णांक। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये रहा, ये वाला भी ऐसे मोशन कर रहा है, ये वाला भी, ये भी ऐसे मोशन कर रहा है और ये भी ऐसे मोशन कर रहा है। और यहाँ जो है यहाँ पे एक केंद्र है। ठीक है बच्चों, इस अणु के अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लो आप। देखो, जब किसी अणु के अंदर दो परमाणु एक ही दिशा में मोशन करते हैं तो बच्चों हम ऐसे अणु को हम क्या कहते हैं, ऐसे अणु को हम दृढ़ घूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो दृढ़ घूर्णांक जो होता है ना बच्चों, इसकी जो स्थिति ऊर्जा होती है बच्चों वो होती है 0। ठीक है बच्चों, देखो देखो बच्चों, ये जो दृढ़ घूर्णांक जो होता है बच्चों, इसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है बच्चों वो होती है 0। ठीक है बच्चों, क्या होती है, 0 होती है। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है घूर्णन ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी। देखो बच्चों देखो, दो परमाणु है। देखो बच्चों, ठीक है, इनका एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान कितना बच्चों, m2। ठीक है बच्चों, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में। देखो बच्चों, ये वाला तो ऐसे मोशन कर रहा है और ये वाला कैसे कर रहा है, ये वाला ऐसे। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। ठीक है बच्चों, और बच्चों देखो, यहाँ से यहाँ तक की हमने क्या किया, इसकी टोटल जो दूरी ले ली बच्चों वो है टोटल दूरी r। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी बच्चों, वो है r। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे इसका जो गुरुत्वा केंद्र है बच्चों, जो उसका केंद्र है यहाँ पे हमने इस केंद्र से इस परमाणु से हमने इसकी दूरी ले ली r1। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की। और हमने अब दूसरे वाला जो परमाणु है बच्चों, देखो ये वाला जो दूसरे वाला परमाणु है, और हमने इस वाले केंद्र से क्या किया, हमने इस अणु के केंद्र से हमने इस परमाणु की दूरी ले ली बच्चों, हमने r2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो एक मिनट, बच्चों देखो अब इनका जड़ता आघूर्ण क्या होगा। देखो बच्चों, जड़ता आघूर्ण जो होगा बच्चों वो होगा I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इनका जो जड़ता आघूर्ण होगा बच्चों वो होगा m1, I बराबर होगा बच्चों m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, BSc फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स में। बच्चों जो समानी द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो क्या होता है बच्चों, देखो इसको हम m से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटल M से ये होता है बच्चों, m बराबर होता है m1 m2, फिर होता है स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2। ठीक है बच्चों, ये होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है घूर्णित अणु का कोणीय संवेग। और जो बच्चों जो कोणीय संवेग जो होता है इसको हम L से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है L बराबर होता है बच्चों I ओमेगा। ठीक है बच्चों, I क्या होता है बच्चों, I जो होता है यहाँ पे वो होगा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है बच्चों, ये होगा I जड़त्व आघूर्ण। ठीक है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण। और बच्चों यहाँ पे जो W जो होगा बच्चों वो होगा कोणीय वेग। ठीक है बच्चों, कोणीय वेग। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की हम और चलते हैं। बच्चों ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट है बच्चों डेड रोटेटर की घूर्णन ऊर्जा। देखो बच्चों, जो डेड रोटेटर जो होता है बच्चों उसकी घूर्णन ऊर्जा को हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों ER से। ठीक है बच्चों, किससे प्रेजेंट करते हैं, ER से।
देखो बच्चों इसकी जो एनर्जी होती है बच्चों वो होती है ई आर बराबर होती है बच्चों इसकी एनर्जी एच स्क्वायर अपॉन में 8I इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कैपिटल आई, ठीक है बच्चों, कैपिटल आई फिर जे फिर ब्रैकेट में J+1 और उसके बाद टोटल ब्रैकेट 1 ये होता है, इसकी जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है जूल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, अब बच्चों दूसरे वाली जो एनर्जी होती है बच्चों वो होती है ई आर बराबर होती है एच अपॉन में 8π², उसके बाद में ये होता है बच्चों, ये वाला होता है कैपिटल आई, उसके बाद में सी, फिर उसके बाद होता है जे, फिर ब्रैकेट में होता है J+1 इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों ऊपर कर लेता हूँ इसको। बच्चों ये देखो थर्ड होती है बच्चों, ये जो थर्ड होती है ये होती है बच्चों ई आर बराबर होती है बी के ऊपर बार जे, फिर ब्रैकेट में J+1 और बच्चों ये होता है फिर ब्रैकेट 1, फिर होता है बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। ये जो होती है आपकी बच्चों ये जो होती है आपकी तीनों, देखो बच्चों ये जो होती है बच्चों ये तीनों जो थर्ड रोटेटर होता है बच्चों उसकी तीनों ये एनर्जी होती है, ठीक है बच्चों। और ये तीनों ही आती है एग्जाम में, ये पूछ लेता है कि डेड रोटेटर की एनर्जी कौन सी होती है, तीनों ऑप्शन दे देगा और उसके बाद चौथा दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो कहता है बच्चों वर्ण या चरण का नियम। देखो बच्चों वर्ण या चरण का नियम क्या होता है, देखो बच्चों ये होता है आपको डेल जे बराबर होता है बच्चों +1 या +-1। बच्चों आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो, डेल जे बराबर होता है +-1, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका वर्ण या चरण का नियम। तो बच्चों आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में कुछ डेफिनेशन नहीं आएगी इसकी, ठीक है बच्चों, बस इतना ही आएगा, ठीक है बच्चों, कि वर्ण या चरण का नियम क्या होता है बच्चों। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है क्या होता है, ठीक है बच्चों, ऐसे पूछ लेता है और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो कहता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ये वाला देखो, ये कहता है बच्चों किसी घूर्णन ऊर्जा तल में अणुओं की संख्या की गणना किसके द्वारा की जाती है बच्चों, वो की जाती है वोल्टेज मान मैक्सवेल बटन नियम द्वारा की जाती है। देखो बच्चों इस पॉइंट को समझो, देखो किसी घूर्णन ऊर्जा तल में, देखो बच्चों ये क्या है, ये घूर्णन ऊर्जा तल है एक, ठीक है बच्चों, और इसके अंदर जो अणु जो होंगे बच्चों, इसके अंदर जो अणु होंगे, जो इसके अंदर बच्चों अणु जो होंगे, इस घूर्णन ऊर्जा तल के अंदर जो अणु होंगे बच्चों, इनकी जो अणुओं की जो संख्या जो होगी उनकी गणना हम किसके द्वारा करते हैं बच्चों, इन अणुओं की संख्या की जो गणना करते हैं ना बच्चों वो करते हैं वोल्टेज मैन मैक्सवेल बटन के नियम के द्वारा, ठीक है बच्चों। किसके द्वारा करते हैं बच्चों, इस घूर्णन अणु के अंदर बच्चों, ये जो घूर्णन ऊर्जा तल है बच्चों, इसके अंदर जो अणु होंगे इन अणुओं की संख्या की गणना हम किसके द्वारा करते हैं बच्चों, वो करते हैं वोल्टेज मैन मैक्सवेल बटन के नियम के द्वारा, ठीक है बच्चों। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि किसी घूर्णन ऊर्जा तल में अणुओं की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, वो की जाती है बच्चों मैक्सवेल के वोल्टेज मैन मैक्सवेल के बटन के नियम द्वारा, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है, देखो बच्चों ये जो होती है आपकी, ये होती है बच्चों कैपिटल W बराबर होता है बच्चों, इसको हम कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये होते हैं 1/2π और फिर √में K/μ, ठीक है बच्चों। और जी यहाँ पे W क्या होता है बच्चों, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी 2 लीटर की, ठीक है बच्चों। K क्या होता है यहाँ पे, K जो होता है बच्चों वो होता है आपका बलिस्तर, ठीक है बच्चों। और म्यू क्या है बच्चों, म्यू जो होता है बच्चों यहाँ पे वो होता है समानित द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, वो कहता है देखो यदि V वो कंपन क्वांटम संख्या है तो V आवृत्ति 2 लीटर की कंपन आवृत्ति है तो कंपन ऊर्जा EV को निम्न प्रकार द्वारा दिया जाता है। देखो बच्चों समझो, देखो बच्चों यदि यहाँ पे V जो है मेरी, अगर जो मैं कहूँ ये जो V है यहाँ पे क्या है, ये है आपकी कंपन क्वांटम संख्या, ठीक है। और यदि मैं ये कहूँ कि V जो है मेरी यहाँ पे क्या है, वो कंपन क्वांटम संख्या, और दूसरे वाला जो V है यहाँ पे वो है आपकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यानी कि आवृत्ति, ठीक है बच्चों। तो फिर कंपन ऊर्जा को निम्न प्रकार द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जो कंपन ऊर्जा होती है ना EV, उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, उसको हम इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, वो दी जाती है। फिर EV बराबर होता है बच्चों, ये होता है ब्रैकेट में V + 1/2 और फिर उसके बाद ब्रैकेट में ये होता है बच्चों फिर HV, ठीक है बच्चों। जहाँ पे H क्या होता है बच्चों, वो होता है प्लांक स्थिरांक, ठीक है बच्चों। प्लांक नियतांक नहीं होता बच्चों, ये होता है प्लांक नियतांक, ठीक है बच्चों। V क्या होता है यहाँ पे, V हो जाएगी बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। और एक V जो हो जाएगा, ये वाला V हो जाएगा आपका कंपन क्वांटम संख्या, ठीक है बच्चों। बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो ये कहता है जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना, उसके अंदर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में PQR श्रृंखला के लिए डेल जे निम्न प्रकार से होते हैं। बच्चों देखो, जो PQR श्रृंखला, देखो बच्चों जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, देखो बच्चों ये है आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर श्रृंखला है 3 PQR, ठीक है बच्चों, ये रही 3 श्रृंखला है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अब इनके लिए डेल जे के मान क्या होते हैं बच्चों, इनके लिए जो डेल जे के मान होते हैं बच्चों वो होते हैं माइनस, देखो माइनस का 1, उसके बाद +1, बीच में होता है 0, ठीक है बच्चों। क्या होता है बच्चों, देखो एक बार फिर से देख लो बच्चों, देखो ये क्या है, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर 3 श्रृंखला PQR, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो P के लिए वैल्यू होती है बच्चों, P के लिए होते हैं -1 और R के लिए होती है बच्चों +1, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे होती है Q के लिए 0, ठीक है बच्चों। इसके लिए डेल जे की वैल्यू होती है -1, 0 और फिर +1, ठीक है बच्चों, ये होती है। बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा, वो ये कहता है PM मोसेस। जो बच्चों PM मोसेस जो इक्वेशन थी बच्चों वो 1927 में दी गई थी। और बच्चों ये होती क्या है, जो PM मोसेस जो इक्वेशन है क्या होती है, देखो बच्चों एग्जाम में पूछ लेगा कि PM मोसेस इक्वेशन कब दी गई थी, कि 1929 में दी गई थी, ठीक है बच्चों। और वो ये पूछ लेगा PM मोसेस जो इक्वेशन होती है बच्चों वो क्या होती है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये जो इक्वेशन होती है ये होती है बच्चों EV बराबर V प्लस हाफ, उसके बाद HCW के ऊपर बार माइनस V प्लस हाफ, उसके बाद उसका और बच्चों फिर पूरे का, फिर उसके बाद बच्चों ये होता है ब्रैकेट के बाद में HC फिर मल्टीप्लाई में W बार, ठीक है बच्चों। ये होती है आपकी PM मोसेस इक्वेशन। थोड़ी बड़ी इक्वेशन है लेकिन आराम से याद हो जाएगी, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, वो कहता है बच्चों कंपन स्पेक्ट्रम। बच्चों जो कंपन स्पेक्ट्रम होता है उसमें V बराबर 0 से V बराबर 2 संक्रमण पर प्राप्त होने वाला प्राप्त बैंड प्रथम अधिक स्वर कहते हैं। देखो बच्चों यदि मैं कंपन स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ, देखो बच्चों यदि मैं कंपन स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ, इसके अंदर V बराबर 0 से बच्चों देखो कंपन स्पेक्ट्रम की बच्चों यदि मैं बात करता हूँ, कंपन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो V बराबर 0 से यदि मुझे V बराबर 2 संकलन प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त हो रहा है, V बराबर 0 से बच्चों को देखो मुझे V बराबर 0 से V बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों ये जो प्राप्त हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पर जो मुझे बैंड प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर मुझे कौन सा बैंड प्राप्त होगा बच्चों, वो होगा प्रथम अधिस्वरक बैंड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो प्राप्त होगा बच्चों मुझे वो होगा प्रथम अधिस्वरक बैंड प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। कौन सा, प्रथम अधिस्वरक बैंड, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, यदि V बराबर 0 से V बराबर 3 प्राप्त होने पर प्राप्त बैंड को द्वितीय अधिस्वरक कहते हैं। देखो बच्चों पहले क्या होता है, V बराबर 0 से हमें V बराबर क्या प्राप्त हो रहा था बच्चों, हमें वो हो रहा था 2, तो इसको हम कहेंगे प्रथम अधिस्वरक बैंड। यदि बच्चों हमें V बराबर 0 से अब क्या प्राप्त हो रहा है, V बराबर 3 प्राप्त हो रहा है, तो बच्चों हम ऐसे बैंड को हम कहेंगे बच्चों द्वितीय, क्या कहेंगे, द्वितीय अधिस्वरक बैंड, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, वो कहता है मूल बैंड जो होता है उसकी तीव्रता क्या होती है बच्चों, सबसे अधिक होती है, ठीक है बच्चों। जो मूल बैंड होता है बच्चों उसकी तीव्रता होती है बच्चों वो सबसे अधिक होती है, ठीक है बच्चों। CO2 में कंपन विधाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, वो होती है 4, ठीक है बच्चों। जो CO2 होता है बच्चों वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहता है बच्चों इसमें जो कंपन विधाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, वो होती है 4, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है बच्चों NO2 बच्चों उसके लिए जो संभव होता है बच्चों वो होता है प्लस माइनस का 0 संभव होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है बच्चों, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है बच्चों उसके लिए जो होता है बच्चों में प्लस माइनस का 0 संभव होता है, ठीक है बच्चों। ये दोबारा से आ गई एक मिनट। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो होती है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग बहुपरमाणिक अणुओं में कंपन। यानी कि बहु का मतलब क्या होता है बच्चों, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है बच्चों। जो बहुत सारे परमाणु होते हैं उनके अणुओं में कंपन, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारा रेखिक अणुओं में कंपन विधाओं की संख्या। जो बच्चों रेखिक अणु होते हैं ना बच्चों उनके अंदर कंपन विधाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, वो होती है 3n-5, ठीक है बच्चों। कितनी होती है बच्चों, वो होते हैं 3n-5। बच्चों ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपको, ठीक है बच्चों। कंपन विधाओं जो होती है बच्चों, देखो जो बच्चों रेखिक अणुओं में कंपन विधाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, वो होती है 3n-5। अब बच्चों हम बात करते हैं अरेखिक अणु है। बच्चों जो अरेखिक अणु होते हैं ना बच्चों उनके अंदर जो कंपन विधाओं की संख्या होती है बच्चों वो होती है 3n-6। कितनी होती है बच्चों, इनसे एक ज्यादा होती है, कितनी होती है बच्चों, 3n-6 होती है, ठीक है बच्चों।
बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब बच्चों देखो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है तनन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों स्ट्रेचिंग। बच्चों देखो स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, वो होता है तनन। तनन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज के अंदर कंपन होना। ठीक है बच्चों, यदि कोई चीज स्ट्रेचिंग हो रही है, आपने स्प्रिंग को देखा होगा बच्चों, स्प्रिंग में क्या होता है बच्चों, वो होता है कंपन। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है इसके अंदर, इस कंपन में दो परमाणु के बीच की साम्य दूरी घटती या बढ़ती है, यह सम्मित या असम्मित हो सकता है। देखो बच्चों ये वाला जो कंपन होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दो परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, और इन दोनों परमाणु के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वो कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, और ये दो टाइप का होता है, या तो बच्चों ये सम्मित होता है या असम्मित होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो एग्जाम्पल से समझो बच्चों। बच्चों देखो ये वाला जो है बच्चों ये होता है सिमेट्रिक, ये वाला होता है बच्चों एसिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, इसको हम हिंदी में कहते हैं सम्मित, ये होता है बच्चों असम्मित। ठीक है बच्चों, अब देखो देखो बच्चों ये वाला देखो, ये वाला जो परमाणु है देखो बच्चों, इसके अंदर दो परमाणु जुड़े हुए, देखो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है देखो, इस वाले के अंदर जब कंपन हो रहा है, देखो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, देखो इसकी तो ज्यादा है बच्चों, और इस वाले की जो दूरी है बच्चों वो होती है कम। ठीक है बच्चों, ये वाली कम हो रही है, और बच्चों देखो इस वाले को देखो, इस वाले डायग्राम को, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बच्चों क्या हो रहा है, ये दोनों ही यानी कि एक दूसरे के बराबर है बच्चों, तो ये वाला होगा असम्मित। और इसका यानी कि इसमें कम या ज्यादा हो रही है बच्चों दूरी, ये वाला होगा आपका सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, ये वाला होगा आपका सम्मित। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बंकन तल। अब देखो बच्चों बंकन तल की हम बात करते हैं। बंकन तल क्या होता है, देखो बच्चों इन कंपनों में परमाणु बंद अक्ष तल के भीतर बाहर गति करते हैं। और बंकन तल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, वे होते हैं 4 प्रकार के। देखो बच्चों इन कंपनों में जो परमाणु बंद जो होते हैं बच्चों, वो बंद अक्ष के तल के भीतर बाहर गति करते हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो होता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बच्चों, ये वाला IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो बच्चों इसका फर्स्ट पॉइंट समझो बच्चों, देखो IR स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है बच्चों, वो 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होता है। ठीक है बच्चों, जो IR स्पेक्ट्रम में जो क्षेत्र होता है बच्चों, वो होता है 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होता है। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो क्षेत्र जो होता है ना बच्चों, ये 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, IR स्पेक्ट्रम के अंदर बच्चों जो 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स के जो बीच का क्षेत्र होता है बच्चों, वो कहलाता है हमारा फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है बच्चों एसिटिक एस्टर। बच्चों इसका जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, वो होता है IR। ठीक है बच्चों, जो एसिटिक एस्टर जो होता है बच्चों, इसका जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, वो होता है IR। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है नेक्स्ट पॉइंट हुक्का नियम। देखो बच्चों हुक्का नियम क्या होता है बच्चों, ये होता है हुक्का नियम, F बराबर होता है बच्चों, F बराबर होता है -k डेल R। ठीक है बच्चों, और बच्चों जहाँ पे F क्या होता है, F होता है बच्चों बल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे K क्या होता है बच्चों, K होता है यहाँ पे बल स्थिरांक। ठीक है बच्चों, और ये जो K हो जाए बच्चों, K जो होता है ये होता है बच्चों यहाँ पे बल स्थिरांक, और बल स्थिरांक का जो मात्रक होता है बच्चों, वो होता है यहाँ पे डाइन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों, वो होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, वो कहता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्रियात्मक समूह। बच्चों जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों, वो होता है 4000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, क्रियात्मक समूह जो होता है बच्चों, उसका क्षेत्रफल होता है बच्चों 4000 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होता है। ठीक है बच्चों, किसके, सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ये वाला टॉपिक। बच्चों ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, रमन स्पेक्ट्रम। बच्चों ये वाला टॉपिक मैंने आगे भी करा रखा है। ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक मुझे हो सकता है उसको करने के बाद करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, ये बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो सिग्मा से होता है बच्चों, ये दे रखा आपका सिग्मा के ऊपर स्टार। बच्चों ये जो होता है ना, ये वाला जो संकलन होता है सिग्मा से सिग्मा के ऊपर जो स्टार, बच्चों ये वाला जो संकलन होता है बच्चों, इसके अंदर होती है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। जो एनर्जी होती है ना बच्चों, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है बच्चों,
और बच्चों जो अवशोषण बैंड जो होता है, अवशोषण बैंड किसमें पाए जाते हैं बच्चों? अवशोषण बैंड पाए जाते हैं बच्चों पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकट होते हैं। ठीक है बच्चों, जो अवशोषण बैंड होते हैं बच्चों वो कहाँ पे प्रकट होते हैं बच्चों? वो पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से एग्जाम में कि अवशोषण बैंड कहाँ पर प्रकट होता है बच्चों? वो होते हैं पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन से कहाँ तक है बच्चों? वो है सिग्मा के ऊपर स्टार। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो संघनन होता है बच्चों इसके लिए होते हैं कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या होते हैं बच्चों? ये वाला जो संघनन होता है बच्चों कहाँ से? एन से सिग्मा के ऊपर स्टार। ठीक है बच्चों, ये वाला जो संघनन होता है बच्चों इस टाइप के संघनन के लिए जो एनर्जी होती है बच्चों कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला। बच्चों देखो, ये जो एन से जो बच्चों ये वाला जो होता है ना पाई के ऊपर स्टार, ठीक है बच्चों, ये वाला जो संघनन होता है बच्चों इसके लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी कि ये वाले जो अभी मैंने बताया ना इनसे सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है इसके लिए, सबसे कम की। ठीक है बच्चों, ये होते हैं बच्चों मैथिल अल्कोहल हो गया। ठीक है बच्चों, मैथिल अल्कोहल होता है बच्चों, मैथिल क्लोराइड होता है, ये सब क्या होता है बच्चों? ये पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों मैथिल क्लोराइड हो गया, मैथिल क्लोराइड होगा, मैथिल अल्कोहल हो गया, ये जो होते हैं बच्चों ये पराबैंगनी क्षेत्र में क्या करते हैं बच्चों? ये अवशोषण करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बच्चों उसमें प्रकीर्णन पदार्थ के मध्य आईआर क्षेत्र में केवीआर का प्रयोग होता है। जो बच्चों जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बच्चों उसके अंदर जो प्रकीर्णन पदार्थ होता है, ठीक है बच्चों, उसमें मध्य आईआर क्षेत्र में केवीआर का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये वाला आपको 2 यूनिट में काम आएगा। ये वाला एक तो डाइपोल मोमेंट वाली यूनिट में भी काम आएगा ये वाला पॉइंट, ये आपको इसमें भी आएगा बच्चों। जो H2Cl2 जो O2N2 जो होते हैं बच्चों इनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। जो सिंगल होते हैं H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया बच्चों, इनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। लेकिन बच्चों इनका जो घूर्णन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों इनका घूर्णन स्पेक्ट्रम भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों? जो H2 हो गया, Cl2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया बच्चों, इनका ना ही तो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, और ना ही इनका घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, और ना ही इनका कोई घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं होता है और ना ही ये घूर्णन स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है बच्चों देखो अब आगे ये वाला पॉइंट काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, ये वाला जो है रमन स्पेक्ट्रम या रमन प्रभाव। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर से आपके पीडीएस के बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके क्वेश्चन आईआईटी जैम तक में भी क्वेश्चन आते हैं रमन स्पेक्ट्रम या रमन प्रभाव। ठीक है बच्चों हम बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रम या रमन प्रभाव क्या होता है। देखो बच्चों इसकी खोज कब की गई थी बच्चों? देखो बच्चों ये है रमन स्पेक्ट्रम या रमन प्रभाव। ठीक है बच्चों, इसकी जो खोज की गई थी बच्चों वो की गई थी 1928 में। ठीक है बच्चों, कब की गई थी? 1928 में। और बच्चों इसकी जो खोज की थी वो की थी हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे बच्चों, वो थे वैज्ञानिक सीवी रमन। ठीक है बच्चों, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इन्होंने खोज की थी। और बच्चों ये जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है बच्चों, कब मिला था इनको? 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है बच्चों, जो हमारे सीवी रमन जी थे इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इन्होंने कब खोज की थी रमन स्पेक्ट्रम की बच्चों? वो की थी 1928 में। ठीक है बच्चों यहाँ से किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जो सीवी रमन थे हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो थे उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, या उनको नोबेल पुरस्कार मिला था या नहीं मिला था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो बच्चों इसको समझो आप। देखो रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश, देखो बच्चों एक वर्णी का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ही रंग का प्रकाश। ठीक है बच्चों, प्रकाश द्रव और ठोसों से होकर गुजरता है। देखो बच्चों जब कोई एक ही रंग का प्रकाश, देखो बच्चों ये ठोस है बच्चों, ये वाली है द्रव, ये वाला है ठोस। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों जब कोई एक ही रंग का प्रकाश ठोस और द्रव से होकर निकलता है, देखो बच्चों ठोस और द्रव से होकर निकलता है, देखो ठोसों और द्रवों से होकर गुजरता है, तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ में एक अत्यंत तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। देखो बच्चों इसके साथ में कोई तीसरा प्रकाश, यानी कि कोई एक अलग प्रकार का जो प्रकाश होता है ना बच्चों, कोई तीसरा वर्णों का जो प्रकाश होता है बच्चों, वो इसके अंदर तीव्रता का देखने को मिलता है। बच्चों ये वाला जो प्रकाश है ये तो प्रकाश रहेगा ही, इसके साथ में एक दूसरा प्रकाश भी दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, यही आपका रमन स्पेक्ट्रम है। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लो। देखो
रमन स्पेक्ट्रम क्या कहता है बच्चों, रमन स्पेक्ट्रम ये कहता है कि जब कोई एक वर्ण यानी कि जब हम एक ही रंग का प्रकाश, ठीक है बच्चों, यानी कि जब हम एक ही रंग का प्रकाश ठोस और द्रव से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है। देखो बच्चों, यानी कि उस जब हम ठोस और द्रव से होकर एक ही रंग का प्रकाश गुजारते हैं तो बच्चों इसके अंदर जो होता है ना बच्चों, इसके अंदर कोई तीसरे रंग का जो इसके अंदर से होकर गुजरता है, इसके अंदर कोई तीसरा जो तीसरे वाला प्रकाश जो होता है ना, कोई अन्य एक दूसरे रंग का यानी कि एक तीसरे रंग का भी प्रकाश मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है रमन प्रभाव, ठीक है, या रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आपको समझ आ गया हो। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा बच्चों, रमन प्रकाश की व्याख्या केवल किसके सिद्धांत के आधार पर की गई बच्चों, वो की गई क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है बच्चों। जो रमन प्रभाव जो है, रमन स्पेक्ट्रम, इसकी व्याख्या किसके आधार पर की जाती है बच्चों, वो की जाती है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है बस, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम चलते हैं पीछे वाले पॉइंट की ओर, जो बच्चों हमने पीछे वाले रमन स्पेक्ट्रम का पॉइंट छोड़ा था, ठीक है बच्चों। ये वाला पॉइंट मुझसे गलती से हो गया था बच्चों। देखो ये वाला पॉइंट, वे रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है, रेले रेखाएं कहते हैं उन्हें, या उनके मध्य होती है। देखो बच्चों, ये वाली जो रेखा है बच्चों, ये वाली है आपतित प्रकाश की, जो आपतित प्रकाश है बच्चों, आपतित जो बच्चों आपतित प्रकाश है, देखो उसकी रेखा है, ठीक है बच्चों। इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों v, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये वाली एक दूसरी रेखा है, ठीक है बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी है v, और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली रेखा हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी बच्चों, ये वाली रेखा कहलाएगी हमारी रेले रेखा है। अब देखो बच्चों, वे रेखाएं जिनकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक है बच्चों, उनको हम कहते हैं बच्चों रेले रेखाएं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब यदि मैं ये कहूँ कि ये वाली जो मेरी रेखा थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी बच्चों वो कम कर दी मैंने, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है बच्चों, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है v इसके बराबर ना होकर बच्चों इसकी अब फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है बच्चों। अब जिनकी कम होती है तो उन वाली रेखाओं को बच्चों हम कहते हैं स्टोक रेखाएं, ठीक है बच्चों। अब देखो, यदि मैं इसकी ज़्यादा कर देता हूँ, इससे यदि ज़्यादा मैं जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है बच्चों, यदि मैं इससे ज़्यादा आवृत्ति कर देता हूँ इस रेखा की, तो बच्चों फिर हम ऐसी रेखाओं को जो कहते हैं ना बच्चों, वो हम कहते हैं प्रति स्टोक रेखाएं, ठीक है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं फिर प्रति स्टोक रेखाएं। देखो बच्चों, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देखो क्या किया यहाँ पे, कम आवृत्ति स्टोक रेखाएं कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो बच्चों, ज़्यादा आवृत्ति होती है जिनकी आपतित प्रकाश से क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा आवृत्ति होती है, उन्हें हम प्रति स्टोक रेखाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम चलते हैं उसी पॉइंट पर अपने। तो बच्चों हमारा कहाँ तक हो गया था बच्चों, ये हो गया था हमारा यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, जो रमन प्रभाव की जो व्याख्या केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, ठीक है बच्चों। किसके आधार पर, केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा VS माइनस VI बराबर होता है डेल V, ठीक है बच्चों। VS माइनस VI बराबर होता है बच्चों डेल V। इसको हम बच्चों, ये क्या होते हैं, ये भी एक आपकी क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका VS माइनस VI बराबर डेल V। बच्चों ये जो डेल V होता है इसे किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है रमन आवृत्ति स्थानांतरण, ठीक है बच्चों। ये होती है रमन आवृत्ति स्थानांतरण, इसको हम डेल V से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो होती है बच्चों, ये जो रमन आवृत्ति स्थानांतरण जो होती है बच्चों, ये 100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में आती है, ठीक है बच्चों। कहाँ से आती है बच्चों, ये आती है 100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में आता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना बच्चों, ये 100 से 3000 सेंटीमीटर के क्षेत्र का बच्चों, इसको हम कहते हैं सुदूर एवं सन्निकट अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस क्षेत्र को हम कहते हैं बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो एरिया होता है बच्चों 100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स बच्चों, इस क्षेत्र को हम कहते हैं बच्चों सुदूर एवं सन्निकट अवरक्त क्षेत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, जो रमन प्रभाव जो होता है, रमन प्रभाव अणु के घूर्णन तथा कंपन ऊर्जाओं में परिवर्तन के कारण होता है। देखो बच्चों, जो रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रम किसके कारण होता है बच्चों, वो होता है जब अणु के अंदर क्या होता है बच्चों, घूर्णन करता हो, यानी कि क्या करता है बच्चों, घूमता है वो, और उसके अंदर जो कंपन ऊर्जा होती है बच्चों, उनके अंदर क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, ठीक है बच्चों। उसके कारण क्या होता है, रमन प्रभाव, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, वो कहता है बच्चों घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। देखो बच्चों, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के अंदर फर्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों हमारा, जो घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए बच्चों क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका डेल J बराबर होता है 0 और प्लस माइनस का 2 होता है, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ से पूछ लिया क्वेश्चन आपके घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए क्या होता है बच्चों, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए डेल जे के लिए कितनी वैल्यू होती है बच्चों, कितना मान होता है बच्चों, वो होता है घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए बच्चों वो होता है घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के अंदर, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए होता है बच्चों वो होता है डेल जे बराबर 0, ±2। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो कहता है रेले परकिंसन। बच्चों जो रेले परकिंसन होता है बच्चों, रेले परकिंसन के लिए डेल जे की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है 0। ठीक है बच्चों, कितनी होती है, जो रेले परकिंसन होता है बच्चों उसके लिए डेल जे की वैल्यू होती है बच्चों 0। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, देखो बच्चों जब डेल जे बराबर ±2 होता है। देखो बच्चों यदि मैं कहूँ कि, देखो बच्चों एक मिनट बच्चों, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम की, ठीक है बच्चों, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम की, तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे यदि मैं डेल जे बराबर ±2 लेता हूँ तो बच्चों इसके लिए जो रेखाएं प्राप्त होगी ना बच्चों, उस समय प्राप्त होगी बच्चों वो रमन रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है बच्चों, कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी बच्चों, वो प्राप्त होंगी रमन रेखाएं। ठीक है बच्चों, रमन रेखाएं प्राप्त होंगी हमें। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, वो कहता है यदि अणु दृढ़ घूर्णांक की भांति आचरण कर रहा है। देखो बच्चों यदि अणु मेरा किसकी भांति कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है दृढ़ घूर्णांक की भांति आचरण कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो तब उसको घूर्णन तल ऊर्जा क्या होगी। देखो बच्चों जो अणु था मेरा वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है दृढ़ घूर्णांक की भांति। अब दृढ़ घूर्णांक क्या होता है बच्चों, दृढ़ घूर्णांक आपका वो होता है, देखो जब किसी अणु के अंदर 2 परमाणु क्या होते हैं, एक ही दिशा में मोशन करते हैं ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब देखो तो उनका जो घूर्णन ऊर्जा तल होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका V बार बराबर होता है बच्चों B J, फिर ब्रैकेट में होता है बच्चों J+1। ठीक है बच्चों, ये होगी आपकी घूर्णन ऊर्जा तल। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम में क्रमागत रेखाओं के बीच की दूरी। देखो बच्चों जो घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों उसके अंदर क्रमागत रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। देखो बच्चों जब J बराबर 0 होता है तो क्या होता है बच्चों, जब उसके अंदर J बराबर 0 होता है बच्चों वो होता है डेल V के ऊपर बार, वो होता है बच्चों ±6V। ठीक है बच्चों, कितना होता है बच्चों, जब J बराबर 0 होता है तब उस समय दूरी कितनी होती है बच्चों, वो होती है डेल V बार बराबर होती है बच्चों ±6V। ठीक है अब बच्चों देखो जब घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम क्रमागत रेखाओं के बीच की दूरी के अंदर क्या होता है बच्चों, जब उसके अंदर J बराबर 1 लेते हैं तो बच्चों उसके अंदर दूरी कितनी होती है बच्चों। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, 4 ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या किया बच्चों, हमने इसके अंदर 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहले कितनी थी बच्चों, वो थी 6V दूरी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कितनी दूरी हो जाएगी बच्चों, डेल V बार बराबर हो जाएगी बच्चों ±10V। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बात करते हैं जब हम J बराबर 3 लेते हैं। देखो बच्चों अब क्या होगा, जब हम J बराबर 3 लेंगे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे फिर +4 ऐड हो जाएगा इसके अंदर। देखो बच्चों देखो यहाँ पे 4 ऐड हुआ, जब J बराबर 2 होगा क्या होगा बच्चों, डेल V के ऊपर बार बच्चों यहाँ पे फिर से 4 ऐड हो गया। देखो बच्चों जब J बराबर 3 होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी डेल V के ऊपर बार बराबर ±18V। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी फिर से 4 ऐड हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, जो द्वितीय परमाणु जो होता है बच्चों, जो 2 परमाणु होते हैं उनकी गैसीय अनुकंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम देते हैं। बच्चों देखो जो 2 परमाणु जो होते हैं उनके जो द्वितीय परमाणु अणु जो होते हैं बच्चों, उनके जो गैसीय अणु होते हैं बच्चों वो कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है बच्चों, उनके लिए वर्ण नियम क्या होता है बच्चों, उनके लिए जो वर्ण नियम होता है बच्चों वो होता है डेल V बराबर ±1। ठीक है बच्चों, उनके लिए डेल J बराबर होता है बच्चों, वो होता है बच्चों 0, ±2। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब कंपन संक्रमण, देखो बच्चों जब कंपन संक्रमण V बराबर 0 से V बराबर 1 में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है V बराबर 0 से V बराबर 1 से होता है, तब इसे कौन सा कंपन कहते हैं बच्चों, तब इसे मूल कंपन संक्रमण कहते हैं। कौन सा बच्चों, देखो जब V बराबर 0 से V बराबर 1 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, होता है कौन सा संक्रमण बच्चों, जब V बराबर 0 से V बराबर 1 संक्रमण प्राप्त होता है तो बच्चों इसे हम मूल कंपन संक्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है रमन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित रेखाएं प्राप्त होती है। देखो बच्चों ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है बच्चों, ये तो खैर आपका सारा ही मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम बात करते हैं, देखो बच्चों हमने बात की थी रमन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित रेखाएं बच्चों, जो इसके अंदर रेखाएं जो प्राप्त होती है बच्चों वो होती है 3। ठीक है बच्चों, अब देखो कौन कौन सी होती हैं बच्चों, इसके लिए जब डेल J बराबर 0 होता है तब क्या होता है, देखो बच्चों तब होता है डेल V बार बराबर होता है WE1-2XE। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो इसे हम कौन सी शाखा कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं क्यों शाखा कहते हैं। ठीक है बच्चों,
इसे हम क्या नाम दिया बच्चों, इसको हमने नाम दे दिया बच्चों क्यू शाखा, ठीक है बच्चों, इसको नाम दे दिया क्यू शाखा, ठीक है बच्चों। बच्चों वैसे देखो तो इसका आपका कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर यूज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप चाहो तो मत लिखना इसको, ठीक है, मुझे ठीक लगा तो मैंने लिख लिया, ठीक है बच्चों। बस आप इसको भी लिख सकते हो, शायद हो सकता है तो आपको ठीक लगे तो, ठीक है बच्चों। इससे जो प्राप्त, जब डेल जे बराबर 0 होता है बच्चों, तब हमें कौन सी शाखा प्राप्त होती है बच्चों, वो होती है क्यू शाखा रेखा प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम बात करते हैं जब डेल जे बराबर +2 प्राप्त होता है। देखो बच्चों जब डेल जे बराबर बच्चों क्या होता है, +2 होता है बच्चों, तब उस समय क्या होता है बच्चों, उस समय जो हमें शाखा प्राप्त होती है बच्चों, वो होती है बच्चों हमें एस शाखा प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। कौन सी शाखा प्राप्त होती है बच्चों, वो होती है हमें एस शाखा प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। और बच्चों थर्ड पॉइंट कहता है बच्चों जब डेल जे बराबर -2 होता है बच्चों, जब हमें कौन सी शाखा प्राप्त होती है बच्चों, वो जो शाखा प्राप्त होती है बच्चों, वो हमें ओ शाखा प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। कौन सी बच्चों, ओ शाखा प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा आपका बच्चों, देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलेगा कि जो रमन स्पेक्ट्रम होता है, रमन स्पेक्ट्रम में कितनी रेखाएं प्राप्त होती है बच्चों, वो जो प्राप्त होती है बच्चों, वो हमें तीन शाखा प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों, क्यू एस, ठीक है बच्चों। एक तो क्यू हो गई, एस हो गई और आर हो गई, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, वो कहता है कि रमन स्पेक्ट्रम में 3 शाखाएं प्राप्त होते हैं, क्यू एस ओ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा आजकल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है बच्चों, उसके अंदर लेजर स्रोतों का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। उसके अंदर क्या किया जाता है बच्चों, लेजर स्रोतों का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। जो स्पेक्ट्रोमीकी होती है, ठीक है बच्चों, जो रमन स्पेक्ट्रोमीकी होती है उसके अंदर बच्चों लेजर स्रोतों का उपयोग किया जाता है आजकल, ठीक है बच्चों। पहले नहीं किया जाता लेकिन अब किया जाने लगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा जो रमन स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों, उसकी अणु की जो ध्रुवीयता होती है बच्चों, वो ध्रुवीयता पर निर्भर करती है, ठीक है बच्चों। जो बच्चों रमन स्पेक्ट्रम होता है, रमन स्पेक्ट्रम अणु की ध्रुवीयता जो होती है बच्चों, वो निर्भर करता है, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रम अणु की किस पर डिपेंड करता है बच्चों, वो करता है अणु की ध्रुवीयता पर, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों हमारा, वो कहता है देखो देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा वे अणु जो IR स्पेक्ट्रम नहीं देते। देखो बच्चों जो अणु IR स्पेक्ट्रम नहीं देते उनका रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, मिल सकता है। अब यहाँ पे ये मत सोचना बच्चों कि वे जो अणु जो होते हैं जिनका IR स्पेक्ट्रम नहीं होता है बच्चों, उनका जो रमन स्पेक्ट्रम होता है ना बच्चों, वो मिल सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा सम्मिति। बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम्मित। देखो बच्चों सम्मित सिमेट्रिकल। देखो अणुओं का कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। देखो बच्चों जो सम्मित अणु जो होते हैं ना बच्चों, उन अणुओं का कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, लेकिन रमन स्पेक्ट्रम क्या कर सकते हैं बच्चों, वे दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि वे अणु देखो बच्चों जो सम्मित अणु जो होते हैं बच्चों, उनका कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, ठीक है बच्चों, लेकिन क्या करते हैं वे रमन स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। उनका IR स्पेक्ट्रम नहीं मिलता लेकिन वे रमन स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो IR स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों और रमन स्पेक्ट्रम दोनों क्या होते हैं बच्चों। देखो जो IR और प्लस बच्चों क्या होता है रमन स्पेक्ट्रम, बच्चों क्या होते हैं वे दोनों एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों, पूरक होते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों जो फ्रैंक कोंडन सिद्धांत जो होता है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक उदाहरणों पर आधारित होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि फ्रैंक कोंडन सिद्धांत जो होता है बच्चों, किस पर आधारित होता है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक उदाहरणों पर आधारित होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये है आपका लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, ठीक है बच्चों। ये वाला टॉपिक बच्चों देखो एक मिनट बच्चों, देखो ये वाला लास्ट टॉपिक आपका बच्चों, ये देखो जो CCl4 जो होता है बच्चों, इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इसके रमन स्पेक्ट्रम में क्या होता है बच्चों, इसके रमन स्पेक्ट्रम में 4 तीव्र कंपन प्राप्त होते हैं बच्चों में। जो CCl4 जो होता है बच्चों, एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया कि CCl4 जो होता है बच्चों, उसके रमन स्पेक्ट्रम में कितने कंपन प्राप्त होते हैं बच्चों, वो हमें प्राप्त होते हैं 4। कौन कौन से, 218, 314, 458 और तीसरा होता है लास्ट होता है बच्चों 791 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। लेकिन इनका जो IR स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं बच्चों, IR स्पेक्ट्रम इनके 2 प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। एक तो 310, दूसरा होता है 797 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। 2 प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं बच्चों हमें 2, ठीक है। और बच्चों अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। बच्चों इनसे हमें निष्कर्ष निकलता है बच्चों, इनसे हमें पता क्या चलता है, मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है इनसे हमें बच्चों। इनसे जो हमारा निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों, वो निकल रहा है जो CCl4 जो है ना बच्चों, वो सममिति केंद्र नहीं है, ठीक है बच्चों। वो कैसा है बच्चों, उसकी जो संरचना है वो है वर्ग तलीय नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। इसकी संरचना हमारी वर्ग तलीय नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों।
तो निष्कर्ष इससे ये निकलता है बच्चों, जो CCl4 है वो सममित केंद्र नहीं है और इसकी संरचना वर्गतलीय नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो IR रमन स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों, IR और दूसरा होता है बच्चों रमन स्पेक्ट्रम, दोनों ही क्या होता है, दोनों CCl4 की चतुष्फलकीय संरचना की पुष्टि करते हैं। ठीक है बच्चों। जो हमारा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी क्या करते हैं बच्चों, ये जो चतुष्फलकीय संरचना की पुष्टि करते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो कहता है बच्चों ये होता है CO2 बच्चों, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहता है इसके रमन स्पेक्ट्रम, जो बच्चों CO2 के जो रमन स्पेक्ट्रम होते हैं बच्चों, इसके अंदर हमें कितने प्राप्त होते हैं बच्चों कंपन, वो प्राप्त होते हैं बच्चों में एक कंपन बैंड प्राप्त होता है बच्चों। देखो वो होता है 1340 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों। और अब हम बात करते हैं इसके IR स्पेक्ट्रम की। बच्चों जो IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं बच्चों, वो हमें प्राप्त होते हैं दो तीव्र बैंड। ठीक है बच्चों। ये एक होता है 667, दूसरा होता है 2349 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये होता है बच्चों सममिति केंद्र। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों ये जो होता है ना बच्चों, देखो नेक्स्ट पॉइंट IR तथा रमन स्पेक्ट्रम में यह सिद्ध होता है कि H2 जो H2 होता है बच्चों, H2 अणु में सममिति तो होती है, लेकिन बच्चों ये अणु क्या होता है, ये रेखिक नहीं है। ठीक है बच्चों। इसके अंदर क्या होती है बच्चों, जो H2 जो होता है बच्चों, ये IR और रमन स्पेक्ट्रम क्या प्रूव करते हैं, ये करते हैं कि जो H2 अणु जो होता है बच्चों, इसके अंदर सममिति तो है, लेकिन ये अणु कैसा होता है बच्चों, ये रेखिक नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, वो कहता है जो हाइड्रोजन साइनाइड जो होते हैं बच्चों, ये होता है HCN। ठीक है बच्चों। जो हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है बच्चों, इसके रमन स्पेक्ट्रम में हमें दो तीव्र रेखाएं प्राप्त होती है बच्चों। देखो एक तो 2065 और दूसरी होते हैं 2094 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलती है। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है बच्चों, वो ये कहता है हमारा लास्ट पॉइंट, ये कहता है बच्चों रमन प्रभाव जो होता है बच्चों, वो कीटो इनोल चलावयता के अध्ययन में भी उपयोग किया जाता है। तो बच्चों मेरी तरफ से ये यूनिट आपकी फिनिश हो चुकी है, और बच्चों अब आपको सिर्फ मुझे क्वेश्चन देने हैं आपको। ठीक है बच्चों। तो हो सकता है आपको 2 घंटे बाद इसके बाद एक वीडियो और अपलोड मिले आपको। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,